हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2024 के टायर 1 में पूछे गए टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे भाई। तो जो भी बच्चे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जिनका एग्ज़ाम 2025 में है 2025 में, या फिर जो सीजीएल का मेंस दे रहे हैं 2024 का अभी का, और जिनका जीडी का एग्ज़ाम है 2025 में 2025 में अभी जो जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी भाई। ठीक है। और इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों को समझ आएगा, हिंदी वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी। ठीक है भाई। और आप इस क्लास को कंप्लीट देखिए, अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कंप्लीट देखिए इस क्लास को। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं इस सीरीज़ की, अभी 4-5 क्लासेस और बच रही हैं बस, फिर ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है भाई। और देखिए 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है सीजीएल का, एसएससी सीजीएल का 2024 में, और पर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के। टोटल 900 क्वेश्चन है, तो 900 के 900 क्वेश्चंस हम करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं। और देखिए आज का जो सॉल्यूशन है वो 25 सितंबर 2024 को पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये सॉल्यूशन है जीके जीएस का। और आप देखिए इसे मॉक टेस्ट की तरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इससे। तो आप मेरे साथ ट्राई करिए क्वेश्चंस को, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्कोर इम्प्रूव होगा एग्ज़ाम में। और अपना जो स्कोर है, देखिए आप जब मेरे साथ ट्राई करेंगे तो आंसर्स मत देखिएगा, आंसर्स बाद में देखिए, पहले खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चंस को लगाने का। और जो अपने आंसर्स हैं लास्ट में आपने कितना स्कोर अचीव किया 25 में से, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको इस सीरीज़ से कितना बेनिफिट हो रहा है। और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से चैनल है जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। ठीक है भाई। वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी क्लासेस की कि नेक्स्ट क्लास कब आने वाली है, कौन सी। वैसे डेली क्लासेस आ रही हैं इस सीरीज़ की, तो अब ख़त्म होने को है ये सीरीज़, तो इसकी 30-31 के करीब आ गई हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने शिफ्ट वाइज कराया है, अगर किसी को जैसे तीनों शिफ्ट का एक साथ देखना है वो भी करा रखा है मैंने, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आप जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ईयर वॉज उजाला, उज्ज्वला नहीं है ये, उजाला योजना है, उजाला योजना लॉन्च्ड। तो उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो एसएससी की ये पुरानी आदत रही है, तो एक योजना दे देता है और उसका जो ईयर है वो पूछ लेता है कि कब लॉन्च करी गई थी। तो ये आपको बताना है। एक बार सोचिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है 2015। तो उजाला योजना 2015 में लॉन्च करी गई थी। ठीक है भाई। अब इस योजना के बारे में देख लेते हैं। देखो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज़ फॉर ऑल। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है। वाज अ प्रोजेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूट एफिशिएंट एलईडी लाइटिंग। तो यहाँ पे एलईडी जो लाइट्स होती हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और ये योजना जो लॉन्च की गई थी 5 जनवरी 2015 को। ठीक है। रिप्लेस किया गया था, जो इनकेंडेंसेंट जो बल्ब होते हैं घरों में उनको रिप्लेस करके एलईडी लाइट्स को दिया गया था, इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो ये योजना 2015 में आई थी, इतना आपको ध्यान रखना है, और इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। इसके अलावा इससे ही मिलती जुलती एक योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये योजना कब आई थी, तो उज्ज्वला योजना आई थी 2016 में, 1 मई 2016 को। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ये कई बार रिपीट हो चुका है ये उज्ज्वला योजना तो, और ये उजाला योजना इस बार पूछ लिया है, तो दोनों का आप याद रखें। उज्ज्वला योजना में सीएनजी नहीं, वो एलपीजी कनेक्शंस दिए गए थे। ठीक है, जो एलपीजी कनेक्शंस होते हैं वो बीपीएल फैमिलीज़ को दिए गए थे, जो वुमेन्स हैं उनके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। इतना आपको ध्यान रखना है बस, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बस 2 चीज़ें हैं, एक तो ईयर याद रखनी है और एक इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है उजाला की। ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द टारगेट ग्रुप अप्रोच। तो देखिए भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना लक्ष्य समूह दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। तो कौन सी योजना है जो टारगेट ग्रुप अप्रोच का एक पार्ट है।
तो आपको बतानी है। तो ये देखिए मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, तो ये टारगेट ग्रुप जो है अप्रोच का एक पार्ट है, गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। और देखिए सीमांत किसान विकास एजेंसी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स होती हैं, तो कंबाइंड स्कीम्स को टारगेटेड ग्रुप अप्रोच के लिए है। तो ये मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी जो है ये टारगेट ग्रुप के अंडर आती है, ठीक है। और ड्रॉट आप देख लेते हैं, जो इसका आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो देखिए जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, ये ड्रॉट जो एरिया है, जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम है, जो ये सूखा जो क्षेत्र है, ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, उनके लिए लाया गया था। और ये 1973 के आसपास आया था, ठीक है भाई। और ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में आया था, ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में। ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस 5 ईयर प्लान के अंडर आया था, तो ये आया था फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंडर। और 1973 में जो भी सूखा प्रवण क्षेत्र हैं उनके लिए लाया गया था ये। इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई थी और लाइवलीहुड ताकि अच्छा चल सके लोगों का ड्रॉट प्रोन एरिया में, और जो लाइव स्टॉक है वो अच्छा रह सके, तो इसलिए ये प्रोग्राम लाया गया था इरिगेशन के लिए, ठीक है भाई। 1973 में फोर्थ 5 ईयर प्लान में। हीली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये देखिए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो HADP ये इसकी फुल फॉर्म है, हीली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की। तो ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान के आसपास ही आया था। तो फिफ्थ 5 ईयर जो 5 ईयर प्लान था उसमें ही आया था ये हीली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। आपको 5 ईयर प्लान याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। तो ये हीली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। अब इसके बाद देख लेते हैं कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो देखिए कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम, तो ये आया था 1974-75 के आसपास। तो मतलब फोर्थ फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंडर ही आए थे ये सारे प्रोग्राम्स, ठीक है। ये जो है टारगेटेड ग्रुप अप्रोच के अंडर था, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है भाई। तो इतना आपको याद रखना है, इसका जो आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम और हीली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी इसका नाम चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना रख दिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इसका जो आंसर है वो है मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ मैनी एथलीट्स वर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट दी 1924 पेरिस समर ओलंपिक्स। तो 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने एथलीटों का चयन किया गया था। तो आपको बताना है 2024 के 1924 के जो पेरिस समर ओलंपिक हुए थे, तो उनमें कितने एथलीट गए थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो बताइए, आप सोचिए एक बार। तो ये थे 8, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। और जो पहली बार जो ओलंपिक्स जो हुए थे वो एथेंस में हुए थे। एथेंस में, याद रखना है आपको, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रीस में 1896 में, ठीक है भाई। और अभी जो 2024 में हुए हैं, 2024 में जो समर ओलंपिक्स हुए हैं ये पेरिस में ही हुए हैं, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और इस बार कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया ने इस बार 6 मेडल्स जीते हैं, 6 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 5 ब्रोंज और 1 सिल्वर, ठीक है भाई। और देखिए और क्या है इसमें। और ये इंडिया की जो रैंक थी इस बार की, इंडिया की जो रैंक थी वो कितनी थी, तो इंडिया की जो रैंक थी वो थी 71st प्लेस पे था इंडिया, ठीक है। ये ओलंपिक्स का आपको इतना ध्यान रखना है। समर ओलंपिक्स स्टार्ट एथेंस ग्रीस से 1896 में, क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। 2024 में अभी जो इंडिया के 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 6 मेडल आए हैं, 5 ब्रोंज हैं, 1 सिल्वर है, और इंडिया का जो प्लेस है वो 71st है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, करंट में पूछ सकते हैं आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4।
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स वॉज अर्जुन सिंह ध्रुवे वॉज कन्फर्ड विद तुलसी सम्मान। तो निम्नलिखित में से किस आदिवासी संगीत और नृत्य शैली के लिए अर्जुन सिंह ध्रुवे को तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये आपको बताना है कौन सा वो ट्राइबल म्यूजिक है और डांस फॉर्म है जिसे तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था अर्जुन सिंह ध्रुवे को। तो ये है बैगा। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो बैगा देख लेते हैं। अब देखिए तुलसी सम्मान के बारे में, वैसे बैगा के बारे में बता देता हूँ। बैगा जो ट्राइब है ना, बैगा ट्राइब, तो ये है एमपी में और छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर है वहाँ पे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि बैगा ट्राइब कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर्स में मिलती है ये जो ट्राइब्स एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, बाकी तुलसी सम्मान के बारे में देख लेते हैं। देखो, तुलसी सम्मान अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1983-84। तो 1983 और 84 के मध्य में ये एस्टेब्लिश हुआ था। मतलब कि 1983 आ सकता है एग्ज़ाम में। तुलसी सम्मान कब एस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1983 में। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना करी थी। एंड एनुअल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन ट्राइबल ट्रेडिशनल एंड फोक आर्ट। तो आउटस्टैंडिंग जो अचीवमेंट है ट्राइबल ट्रेडिशन में, फोक्स में, तो उनके लिए दिया जाता है। और इसके जो पहले रेसिपेंट थे पंडित गिरिराज प्रसाद और हरिजी केशव जी। ठीक है, तो तुलसी सम्मान 1983-84 के मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। आदिवासी पारंपरिक और लोक कलाओं में उत्कृष्ट, आउटस्टैंडिंग जो होती है, उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। प्रथम प्राप्तकर्ता पंडित गिरिराज प्रसाद और हिरजी केशव जी। तो इतना आपको ध्यान रखना है तुलसी सम्मान के बारे में। और जो बैगा ट्राइब है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, वो एमपी में मिलती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर्स में जो लोग हैं बैगा ट्राइब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। इन नवंबर 2021 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द नवंबर 15 एज जनजातीय गौरव दिवस। इट हैपन्स टू बी द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। तो नवंबर 2021 में, नवंबर 2021 में सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। तो यह निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है? तो आपको बताना है जो जयंती है, जो जनजातीय गौरव दिवस है, वो किसकी जो है जयंती है ये 15 नवंबर को। तो ये है बिरसा मुंडा। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम मुंडा जो रिबेलियन था। देखिए, बिरसा मुंडा लेड द मुंडा रिबेलियन। जो मुंडा रिबेलियन हुआ था उसको इन्होंने लीड किया था। ऑल्सो नोन एज उलगुलान। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। उलगुलान और द ग्रेट टुमुल्ट के नाम से जानते हैं ये जो मुंडा रिबेलियन हुआ था, विच टुक प्लेस इन 1899। ईयर याद रखना है, 1999 और 900 के बीच में हुआ था। तो बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया, लीड किया था। उसे उलगुलान या ग्रेट टुमुल्ट के रूप में भी जाना जाता है। दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, दोनों टर्म उलगुलान द ग्रेट टुमुल्ट किससे एसोसिएटेड है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और 1899 और 900 में हुआ था। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं। देखो, ये भी पूछा हुआ है कानू मुर्मू के बारे में। इसका जो आंसर है ये तो बिरसा मुंडा है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए जो सेकंड ऑप्शन है इसमें देखिए कानू मुर्मू, इनके बारे में पूछा हुआ है। कानू मुर्मू वॉज द लीडर ऑफ संथाल रिबेलियन। तो संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 और 56, तो 1855-56 में। ऑल्सो नोन एज द संथाल हुल, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, संथाल हुल। द रिबेलियन वॉज अ सिग्निफिकेंट अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स इन इंडिया एंड वॉज लेड बाई कानू मुर्मू एंड हिज ब्रदर सिद्धू मुर्मू। तो कानू मुर्मू 1855-56 के संथाल विद्रोह के नेता थे। याद रखना है आपको, जिन्हें संथाल हुल के नाम से, संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशक शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था और इसका नेतृत्व कानू मुर्मू और उनके भाई थे जो सिद्धू मुर्मू ने किया था। दोनों का नाम ध्यान रखना है आपको, एसोसिएशन में आ जाएगा। कानू मुर्मू और सिद्धू मुर्मू किससे एसोसिएटेड हैं, ऐसे मैच द फॉलोइंग, या फिर आपसे पूछ लेगा, ऐसे दे देगा। यहाँ पे दे देगा आपको मुंडा रिबेलियन, यहाँ पे दे देगा आपको
संथाल रिबेलियन, यहाँ पे तीसरा कोई और दे देगा और यहाँ पे लीडर्स दे सकता है, ईयर्स दे सकता है। क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, इतना भाई आप काम करना है, इतना काम तो आप करेंगे ही पढ़ते टाइम। बस आप थोड़ा सा याद रखें कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बिरसा मुंडा, मुंडा रिबेलियन और संथाल रिबेलियन। ठीक है भैया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, कुछ भी नहीं छोड़ना हमें, जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं जिसके वो हम बिल्कुल करके जाएंगे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, होला मोहल्ला इज़ अ फेस्टिवल एसोसिएटेड विद विच रिलीजन बिलीव्स। तो होला मोहल्ला किस धर्म विश्वास से जुड़ा हुआ त्यौहार है? तो ये आपको बताना है भाई, किस धर्म से जुड़ा हुआ त्यौहार है ये होला मोहल्ला। तो ये एसोसिएटेड है सिखिज़म से। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। और होला मोहल्ला किस स्टेट में होता है? तो ये होता है पंजाब में। ठीक है भैया, तो इतना ध्यान रखना है आपको, सिखिज़म से एसोसिएटेड है होला मोहल्ला, ठीक, और पंजाब में होता है ये। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। बुद्धिज़्म से एक एसोसिएटेड है लोसार फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में होता है ये। और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तीनों में से कोई भी आ जाए तो आपको लगाना है क्या, लद्दाख, लद्दाख। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। उर्स फेस्टिवल होता है, उर्स फेस्टिवल होता है इस्लाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, होला मोहल्ला वाला और लोसार फेस्टिवल बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। ये लोसार जो फेस्टिवल है ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। लोसार फेस्टिवल बुद्धिज़्म का फेस्टिवल है, ये बुद्धिस्ट मनाते हैं इसे, बुद्धिस्ट को जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं बुद्धिज़्म को, तो ये इधर मनाया जाता है ऊपर लद्दाख में, मैंने बताया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने वस्तु सेवा कर परिषद का गठन किया? तो जीएसटी से रिलेटेड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था? तो ये आपको बताना है, सोचिए एक बार और ट्राई करिए। मोस्टली पूछे हुए क्वेश्चंस हैं ये, चारों के चारों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, चारों किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 101 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन हुआ था, उसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बनाई गई है। और इसका जो आर्टिकल है 279A में जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बनाई जाती है और प्रेसिडेंट इसे बनाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन्हें, तो अंडर आर्टिकल 279A। तो ये जीएसटी से रिलेटेड है और कब आया था? 2016 में। और जीएसटी कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। डेट याद रखनी है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड। और ये एक्ट आया था, इसको प्रपोज किया था जो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2016 में, और इसका जो आर्टिकल है 279A। अब देख लेते हैं जो 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये आया था भाई 2018 में। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो बना था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, तो ये बना था 1993 में। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बोलते हैं जिसे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है 2018 में। 102 जो 102वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। और इसमें ऐड किए गए हैं आर्टिकल 338B और 342A, इसमें ऐड किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आर्टिकल्स में। तो इतना आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को, जो बना था 1993 में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 102वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें 2018 में बना था। और इसमें जो आर्टिकल ऐड किए गए हैं 338B और 342A। ठीक है भाई, आप ध्यान रखें इतना। और अब 100th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, ये देखिए 2015 में आया था, लाया गया था। इसमें क्या था,
जो टेरिटरीज़ हैं, देखिए इसमें था एक्सचेंज एनक्लेव्स। तो बाउंड्री एरिया एग्रीमेंट था ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ जो एनक्लेव्स थे वो हमने ट्रांसफ़र करे थे बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने कुछ हमें ट्रांसफ़र करे थे। ठीक है, तो इंडिया को ट्रांसफ़र करे थे बांग्लादेश ने, और इंडिया ने ट्रांसफ़र करे थे बांग्लादेश को। तो लैंड बाउंड्री एरिया एग्रीमेंट था ये, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ठीक है, लैंड बाउंड्री एरिया एग्रीमेंट था ये, जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2015 में। एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, तो एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया गया था इसमें, तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें क्या था, तो 193वां जो संविधान संशोधन आया था 2019 में आया था ये। इसमें क्या था कि 10% रिजर्वेशन दिया गया था, रिजर्वेशन टू EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, किसमें, गवर्नमेंट जॉब्स में और प्लस किसमें, एडमिशन में। और इसमें अमेंडमेंट किया गया था आर्टिकल 15 का, आर्टिकल जो अनुच्छेद 15 है, और 16 में चेंज किया गया था, थोड़ा सा एडिशन किया गया था। तो आपको ध्यान रखने हैं ये चारों। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, तो आपको अब अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट किसी भी एग्ज़ाम में आए तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये इसका जो आंसर है 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट GST से एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच एसिड इज़ यूज्ड एज अ श्योरिंग एजेंट एडिड टू विनेगर, पिकल्ड और वेजिटेबल्स एंड सॉसेस एंड एज आ रॉ मटेरियल फॉर सीजनिंग। सिरका मसालेदार सब्जियां, सॉस में मिलाए जाने वाले खट्टे एजेंट के रूप में और मसाला के लिए कच्चे माल के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है एसिटिक एसिड का। ठीक है भाई, सिरका वगैरह में यही मिलता है, एसिटिक एसिड ही। सिट्रिक एसिड खट्टे फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि आपको मान लेते हैं लेमन, अरे लेमन की स्पेलिंग लाइम नहीं है, लेमन में मिलता है। जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें ही मिलेगा सिट्रिक एसिड। और टार्ट्रिक एसिड जो इमली होती है, टैमरिंड जिसे बोलते हैं, इमली, टैमरिंड। ठीक है भाई, तो ये टार्ट्रिक एसिड उसमें मिलता है। फॉर्मिक एसिड, चींटी काट ले आपको, एंट लाल चींटी जो काटती है उसमें मिलता है फॉर्मिक एसिड। और कुछ बीज में भी मिलता है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं। ठीक है, मधुमक्खी और चींटी हिंदी भाई थोड़ी सी देख लें आप। तो फॉर्मिक एसिड जो एंट होती हैं उनमें मिलता है, टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में मिलता है। ठीक है, एसिटिक एसिड आपका जो विनेगर वगैरह होते हैं, अचार वगैरह होता है उनमें, और सिट्रिक एसिड लेमन्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। इसका जो आंसर है वो है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। विच कोल इज़ लो ग्रेड ब्राउन एंड सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो कौन सा कोयला निम्न श्रेणी भूरा, उच्च नमी सामग्री के साथ नरम है। तो कौन सा कोल है जो लो ग्रेड है, ब्राउन है और सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर, जिसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट है, तो आपको बताना है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है वो होता है एंथ्रासाइट। तो इसमें कार्बन की परसेंटेज हाई होती है, 90 से लेके और 96 से लेके और 80 तक होती है। इसमें जो एंथ्रासाइट है बेस्ट क्वालिटी कोल होता है। इसमें एस का जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, मॉइस्चर भी कम होता है। बिटुमिनस सेकंड वाला है, जो इसमें जो कार्बन का कंटेंट होता है इसमें 80 से लेके और 60 के बीच में होता है कार्बन का कंटेंट। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सेकंड वाला कोल है ये, एंथ्रासाइट के बाद आता है। उसके बाद आता है लिग्नाइट। तो इसमें भाई कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 60-40 होती है। ठीक है, इसके अराउंड ही होती है, थोड़ा 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तो देखो किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, बट थोड़ा किसी में अलग मिलेगा, किसी में अलग मिलेगा। तो बस आपको थोड़ी रेंज याद रखनी है, आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है। तो इसका जो आंसर है वो लिग्नाइट ही है। लो ग्रेड ब्राउन और सॉफ्ट हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है इसमें। और इसके बाद आता है देखो पीट, जो सबसे बेकार क्वालिटी का जो कोल होता है, उसमें जो एस कंटेंट है बहुत ज़्यादा होता है और मॉइस्चर तो बहुत ज़्यादा होता है।
मॉइस्चर कंटेंट, तो इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 40 से कम होती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बेस्ट क्वालिटी का कोल है जो एंथ्रासाइट है, उसके बाद बिटुमिनस है, देन लिग्नाइट है, फिर उसके बाद पीट है। ठीक है, मेटालर्जिक जो कोल होता है, इसका जो आंसर है भाई वो लिग्नाइट कोल है, जिसके बारे में ये बात कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है विच कोल लो ग्रेड। ठीक है, और निम्न श्रेणी का भूरा उच्च नमी, तो सॉफ्ट और हाई मॉइस्चर कंटेंट, तो ये लिग्नाइट है इन तीनों में से, इन चारों में से, तो ये इसका आंसर है सेकंड, लिग्नाइट कोल। इसके अलावा देखिए मेटालर्जिक जो कोल होता है ये कुकिंग कोल होता है, कुकिंग कोल है ये, आपको ध्यान रखना है। और इससे क्या कोक प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन, कोक प्रोडक्शन होती है। अब कोक का किस में यूज होता है, जो स्टील मेकिंग इंडस्ट्री यूज होती हैं, स्टील मेकिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्टील मेकिंग प्रोसेस में यूज की कंपोनेंट है उसका, स्टील मेकिंग जो इंडस्ट्री है उनका, तो कोक प्रोडक्शन में। और कोक कैसे बनता है, जब कोयला को, कोल को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी और इसको सीधा हीट करेंगे। ठीक है, तब बनता है कोक। और कोक किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्रोनोलॉजी मैंने आपको बता दी है, कार्बन परसेंटेज भी पूछ सकते हैं आपसे। अब चारों में से आपका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं जाएगा बिल्कुल भी। इसमें सबसे कम एस होता है एंथ्रासाइट में, और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी बहुत कम होता है। बेस्ट क्वालिटी कोल होता है ये एंथ्रासाइट। ठीक है, ये कार्बोनीफेरस ईरा में डेवलप हुआ था शायद, आई थिंक कार्बोनीफेरस ईरा में। ठीक है, यूएसए में काफ़ी मिलता है ये एंथ्रासाइट कोल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना उनसे आप ध्यान से सुनिए और अपने नोट्स में कहीं ऐड कर लीजिए। वैसे ज़रूरत तो नहीं है नोट्स में ऐड करने की, एक दो बार आप इस क्लास को देखेंगे, इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे मॉक टेस्ट की तरह, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, याद भी हो जाएंगी क्योंकि रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वेल्डिंग, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड मैग्नीशियम। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और मैग्नीशियम वेल्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इनकी जो वेल्डिंग होती है टाइटेनियम की, एल्यूमिनियम की, स्टेनलेस स्टील की और मैग्नीशियम की, तो कौन सी गैस यूज होती है, तो वो होती है आर्गन गैस। इतना आपको ध्यान रखना है, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखें। ठीक है भैया, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। इसमें समझाने का कुछ है नहीं, तो जहाँ पे समझाने की बात आएगी तो मैं वहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, जहाँ पे मैं कहता हूँ इसे याद कर लो, उसे याद ही करना है। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। विच अवार्ड वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इन 1980 तो टू एक्सपोनेंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो 1980 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादकों के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया था। तो बड़ा फेमस पुरस्कार है ये, एमपी मध्य प्रदेश का, तो इसका आंसर तो सबको पता ही होना चाहिए। तो तानसेन सम्मान जो पुरस्कार है ये 1980 में स्टार्ट हुआ था, और किसके लिए दिया जाता है, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के एक्सपोनेंट हैं उनको दिया जाता है। ठीक है भाई, 1980 में आया था ये, स्थापित किया था ये पुरस्कार, मध्य प्रदेश का फेमस पुरस्कार है और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है भाई, अचीवमेंट जिनकी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में होती है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। वेयर वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मील एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो आप एक बार सोचिए, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और कई बार रिपीट किया जा चुका है। जब क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आपको उसे याद रखना होता है, ये फिलॉसफी है एग्ज़ाम की। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा वही आएगा एग्ज़ाम में, और वो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो बताइए आप क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है मुंबई। तो पहली जो सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल लगी थी वो लगी थी मुंबई में। ठीक है भाई, और ये लगी थी 1854 में। और काम कब से, प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ था इसमें, प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ था 1856 से। इससे पहले एक 1818 में कॉटन मिल लगी थी इधर कोलकाता के आसपास,
बट वो फेल हो गई थी, फेल्ड थी ये, ठीक है, इकोनॉमिक फेलियर था ये इस मील का, तो ये बंद हो गई थी फिर 1818 में। इसके बाद जो पहली खुली थी सक्सेसफुल वो 1854 में खुली थी, 1854 में, और प्रोडक्शन 1856 में स्टार्ट हुआ था मुंबई में। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव द गवर्नमेंट enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी शक्तियां दी और 2 साल तक बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो कौन सा एक्ट आया था? वो आया था रोलट एक्ट 1919 का। तो रोलट अधिनियम 1919 का जो आया था, इसमें नो अपील नो दलील वाली सिचुएशन थी, यहाँ पे सीधा अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, 2 साल के लिए। तो इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, रोलट सत्याग्रह, रोलट सत्याग्रह चलाया था महात्मा गांधी जी ने, सत्याग्रह। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताएंगे जो जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था वो कब हुआ था, डेट बतानी है और ईयर बताना है आपको, डेट और ईयर। ठीक है, जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था वो कब हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप ध्यान रखें। रोलट एक्ट, नो अपील नो दलील, ओनली जेल। ठीक है, तो ये एक्ट आया था 1919 में। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म ब्लू लाइन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? तो गेम से एसोसिएटेड टर्म्स को आप देख लें, बिल्कुल फुटबॉल से, क्रिकेट से और टेनिस वगैरह से। तो ब्लू लाइन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है, तो ये है आइस हॉकी से। ठीक है भाई, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो याद रखना है ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन है आइस हॉकी से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन पुष्यमित्रा सूंग वॉज अ डिवोटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स? तो जो सूंगा डायनेस्टी थी, पुष्यमित्रा सूंग हिंदुइज्म और ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर थे, हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर थे ये। ठीक है, अश्वमेधा जो यज्ञ होता है, यज्ञ बोलते हैं इसे, यज्ञ होता है जो, तो वो करवाया था इन्होंने। और ये जो है डिवोटी थे किसके? तो कृष्णा के डिवोटी थे ये, श्री कृष्ण भगवान के। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो सूंगा डायनेस्टी आई थी, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी है ये, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी है भाई ये, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी है। जब मौर्याज जो है, मौर्याज 185 तक इन्होंने रूल किया, BC तक, उसके बाद आए थे सूंगा, जो इंडिजीनियस डायनेस्टीज हैं, इंडिजीनस डायनेस्टी। तो इससे पहले आए थे, इसके बाद आए थे जो मौर्याज के बाद सूंगा डायनेस्टी, फिर कानवा और सतवाहना। इतना आपको ध्यान रखना है, ये इंडिजीनियस डायनेस्टी थी, सूंगा, कानवा और सतवाहना। फॉरेन डायनेस्टीज भी आई थी इनके बाद, तो इंडो ग्रीक्स आए थे, इंडो ग्रीक्स, सीथियंस, पार्थियंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सूंगा जो थे ये जनरल थे इसमें, मौर्यन एम्पायर में। तो इन्होंने फिर अपनी पुष्यमित्रा जो सूंग है, इन्होंने फिर अपनी डायनेस्टी बना ली थी, सूंगा डायनेस्टी, इसकी स्थापना करी थी। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कृष्णा के फॉलोअर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट एक्शन वाज टेकन बाय गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर? तो कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी? तो भाई कैसे सेलिब्रेट किया गवर्नमेंट ने इसको, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था सक्सेस, इसकी सेलिब्रेशन कैसे करी थी?
तो आप देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाल ले जाएंगे। देखो, किसानों के लिए नियमित वेतन जारी किया, तो ऐसा तो नहीं किया था भाई। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री फूड फॉर ऑल द पीपल, तभी भी ऐसा नहीं किया। तो हमें सेलिब्रेशन की पूछ रहा है ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिलीज अ स्पेशल स्टैम्प व्हीट रिवॉल्यूशन, तो एक विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी किया, तो ऐसे सेलिब्रेशन किया इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड ही इसका राइट आंसर है। डिस्ट्रीब्यूट फोर्थ देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट ग्रीन वेजिटेबल टू द पीपल, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसका सेलिब्रेशन ऐसे ही किया, रिलीज अ स्पेशल स्टैम्प व्हीट रिवॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, एक विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी की। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये कब आया था, ग्रीन जो रिवॉल्यूशन है तो ये आया था भाई 1966-67 के आसपास। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे क्या किया गया था, तो इसमें देखिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इंट्रोडक्शन किया गया था, और एग्रीकल्चर जो है इरिगेशन पे फोकस किया गया था, इंक्रीज़ किया गया था। और पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया था, और यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स का यूज किया गया था, फर्टिलाइज़र्स का काफ़ी यूज किया गया था, और मकैनाइजेशन किया गया था। मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं एग्रीकल्चर के लिए उनका यूज किया गया था, मॉडर्न टेक्निक्स और मशीनरी जो होती है, मशीनरी, ठीक है। जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी की मशीनरी है वो यूज की गई थी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का इंक्रीज़ किया गया था, इरिगेशन बढ़ाई गई थी, फर्टिलाइज़र्स का यूज किया गया था। और ये किस एरिया में हुआ था, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में, इस वाले एरिया में इंट्रोडक्शन किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड थी और किसान भी थोड़े ठीक ठाक थे यहाँ पे। अगर फेलियर होता तो किसान थोड़ा झेल पाते यहाँ के, तो इस वजह से इसी वाले एरिया में, और प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा हुआ और काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है भाई, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, ये काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ग्रीन जो रिवॉल्यूशन है कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और जो MS स्वामीनाथन जी हैं, MS स्वामीनाथन, तो MS स्वामीनाथन ये फादर हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंडिया में, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। MS स्वामीनाथन फादर हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, और 2024 में इन्हें भारत रत्न मिला है, MS स्वामीनाथन को। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, MS स्वामीनाथन जी को इस बार का भारत रत्न मिला है। 5 लोगों को मिला है, 4 पर्सनैलिटी और हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है नॉर्मन बोरलॉग का। और MS स्वामीनाथन जी का जो 2024 में अभी भारत रत्न मिला है इन्हें, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न इंडिया का। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कंट्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में इतना ही पूछेगा आपसे, इससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से कुछ पूछेगा नहीं। एक सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में भी पूछ लेता है। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन ये आया था मिड 70 और 80 के बीच में, मिड 80 में। इसमें भी क्या था, इसमें भी भाई जो है प्रोडक्शन करना था। इसमें जो है फर्स्ट जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था इसमें फूड ग्रेन्स पे फोकस किया गया था, फूड ग्रेन्स पे। यहाँ पे ओवरऑल हॉलिस्टिकली एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर। ठीक है, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए था, और ये कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ में था जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, जैसे कि हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी। इतना आपको ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बाकी आपको मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का बता ही दिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। जनरली वैसे भी आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्या कह रहा है, खुदाई खिदमतगार अ नॉन वायलेंट मूवमेंट अमोंग दी पठान्स वॉज स्टार्टेड बाय। तो खुदाई खिदमतगार पठानों के बीच एक अहिंसक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो खुदाई खिदमतगार का जो आंदोलन है ये बताइए आप, कौन एसोसिएटेड है इससे, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था।
तो ये स्टार्ट किया गया था खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान के द्वारा, खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट मूवमेंट भी बोलते हैं। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1929 में। इसके बाद इसको सुप्रेस कर दिया गया था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था ये, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, ठीक है। इसे सुप्रेस कर दिया गया था 1929 में ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर आईएनसी में इसका विलय हो गया था जब खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान जी को अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट मूवमेंट भी बोलते हैं इसे। इसके जो इससे एसोसिएटेड पर्सन्स थे वो रेड शर्ट पहनते थे। रेड शर्ट्स मूवमेंट, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। और 1929 ये भी याद रखना है आपको कब बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द स्टेट shall in particular direct its policy towards securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to serve the common goods। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राज्य विशिष्टता अपनी नीति का निर्देशन इस प्रकार करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो जिससे सर्वाहित हो सके। तो ये किस आर्टिकल की बात कर रहा है? देखिए डीपीएसपी में जो आर्टिकल हैं ये सारे डीपीएसपी के अंडर हैं। तो डीपीएसपी का आर्टिकल 39B के बारे में ये बात कर रहा है। जो रिसोर्सेज हैं जो उनको कम्युनिटी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि किसी का नुकसान ना हो और सबके पास वो रिसोर्सेज पहुंच जाएं। तो इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 39B, अनुच्छेद 39B। और जो 39A है ये देखिए, इसमें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना पुअर्स के लिए, फ्री स्टेट की जिम्मेदारी है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। किसके लिए? पुअर्स के लिए प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है ये, ठीक है, फ्री लीगल एड टू द पुअर्स। तो ये कब ऐड किया गया था? तो ये 42nd, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था ये। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 19। मेरी बातों पे ध्यान दें आप, यहाँ पे जो लिखा है वो तो लिखा ही है, उस पर भी ध्यान दें, लेकिन मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान दें जो मैं कह रहा हूँ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था ये 39A, फ्री लीगल एड टू द पुअर्स, स्टेट की जिम्मेदारी है ये, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, ये मोस्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पहली स्टेटमेंट याद रखनी है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। ये दो ही इंपॉर्टेंट हैं मोस्टली, तो ये पहला वाला इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 39 जो है बी, आर्टिकल 39B इसके बारे में ये कह रहा है, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जो रिसोर्सेज हैं, इक्वली, बस इतना ध्यान रखना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड द रिसोर्सेज जो कॉमन गुड्स हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना पीपल्स के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इन साउदर्न रेंज ऑफ विच हिल्स इज मासिनराम विच रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड लोकेटेड। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला मासिनराम किस पहाड़ी की दक्षिण श्रेणी में स्थित है? तो मासिनराम का पूछ रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में बारिश होती है। तो ये किस पहाड़ियों में है? तो गारो, खासी, जयंतिया, गारो, मेघालय। तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो ये खासी की पहाड़ियों में है ये जो मासिनराम है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी जो सेवरॉय हिल्स हैं ये तमिलनाडु में पड़ती हैं, पूछा हुआ है स्टेट का है, स्टेट के बारे में पूछ लेगा कि सेवरॉय हिल्स किस स्टेट में है, तो ये तमिलनाडु में पड़ती हैं। मीजो जो हिल्स हैं वो मिजोरम में है, और नागा जो हिल्स हैं नागालैंड में है, नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए ऐसे आता है, ये आपको ना कई बार पता नहीं होता है मिजोरम ऊपर है या नीचे है, मणिपुर कहाँ है। तो यहाँ पे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद नागालैंड, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड है, ठीक है, फिर आता है मणिपुर, ठीक है, और यहाँ पे आता है मिजोरम, और इसके जो साइड में आता है ये आता है त्रिपुरा, ठीक है, और यहाँ पे पड़ता है आसाम, और आसाम के नीचे है ये
कौन सा? जो है मेघालय, मेघालय। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्रोनोलॉजी भी पूछ लेगा आपसे। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनकी सीमाएं लगती हैं म्यांमार से, म्यांमार से। और त्रिपुरा की नहीं लगती है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार जो है ना बॉर्डर टच इज बॉर्डर बाउंड्रीज, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि म्यांमार टच इज द बॉर्डर बाउंड्रीज विद विच स्टेट्स। तो किस स्टेट से इंडिया के किस स्टेट से म्यांमार की बाउंड्री लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है, त्रिपुरा से नहीं लगती है। त्रिपुरा से लगती है बांग्लादेश की, बांग्लादेश। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं तीनों, गारो खासी और जयंतिया, ये मेघालय में है। ठीक है, और इसे आंगलोंग प्लेटो के नाम से भी जाना जाता है, आंगलोंग प्लेटो। ठीक, और मासिनराम में कितनी बारिश होती है? ये 11,800 कुछ है, शायद 11,875 mm की बारिश होती है पर ईयरली, एनुअली। एनुअली जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें बिल्कुल। ठीक है, PYQ में पूछे हुए क्वेश्चन हैं ये सारे। सेवरॉय हिल्स तमिलनाडु, मिजोरम में, नागा हिल्स नागालैंड में, खासी गारो खासी जयंतियाँ हैं आपकी मेघालय में। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। और देखो एक चीज़ और बता दूँ, ये भी पूछ लेता है, नॉकरेक, नॉकरेक, नॉकरेक नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नॉकरेक नेशनल पार्क है कहाँ पे? मेघालय में। ठीक है, मेघालय। नौका, नौका कब चलाई जाती है? जब मेघ मेघ बरसते हैं तभी नौका चलाई जाती है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इंडिया फिनिश्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस इन ओवरऑल मेडल टैलीज एट कॉमनवेल्थ गेम 2022? तो भारत राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में समग्र पदक तालिका में निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो इंडिया था 4th स्थान पे भाई। ठीक है, तो देखिए जो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे, याद रखना है आपको। अभी के लिए करंट का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, 2025 में भी पूछ सकते हैं इसे। ठीक है, 3 साल पुराने करंट ही रहते हैं भाई एग्जामिनर के लिए, SSC वालों के लिए। तो ये तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे ये 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, और 28 जुलाई से लेके और 8 अगस्त तक थे ये। और इस बार के जो थे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स थे ये। और बर्मिंघम 2022 निकनेम था, वेन्यू था अलेक्जेंडर स्टेडियम, याद रखना है आपको। मॉस्कोट था पेरी द बुल, और फ्लैग बियरर था मनप्रीत सिंह एंड PV सिंधु। और 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो होंगे ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और जुलाई 23 से लेकर 2 अगस्त 2026 तक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट का पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, पहली पोजीशन पे रहा था ऑस्ट्रेलिया 2022 में, ऑस्ट्रेलिया। दूसरी पे इंग्लैंड, तीसरी पे कनाडा, और 4th पे था इंडिया। ये आपको पोजीशन मैंने बता दी है, 1st, 2nd, 3rd और 4th। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21। टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल वॉज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? तो कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित में से किस राजवंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था? तो कौन किस किस के बीच में लड़ा जा रहा था वो जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था जो हो रहा था, ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल? तो आपको बताना है, ये बड़ा फेमस ही ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल है कन्नौज के लिए। तो किस किस के बीच में था? तो ये था प्रतिहाराज के बीच में, राष्ट्रकूटाज के बीच में और पालाज के बीच में। तो इधर थे नॉर्थ ईस्ट में, ऐसे करके ऐसे हम बना लेते हैं, आपको समझाने के लिए है ये मैप बिल्कुल भी। ठीक है भाई, आप इसे बिल्कुल भी वैसे बहुत ज़्यादा ना लें, ऐसे करके कुछ ऐसे। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो थे यहाँ थे गुर्जर प्रतिहाराज, और आपके समझाने के लिए है सिर्फ ये मैप रिएंड में जो बनाया है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहाराज ये राष्ट्रकूट यहाँ पे थे सेंट्रल इंडिया में, राष्ट्रकूटा और पाला इधर थे। तो इनका जो ट्राईपार्टिएट ऐसे चल रहा था, तो किसके लिए चल रहा था? ये कन्नौज वाले रीजन के लिए चल रहा था, कन्नौज वाले रीजन के लिए। ठीक है, फर्टाइल लैंड थी कन्नौज की, तो इसलिए ये चल रहा था, उस पर रूल करना चाहते थे सभी। तो गुर्जर प्रतिहाराज का जो वो था फाउंडर, वो कौन था? तो ये था नागभट्ट वन, नागभट्टा वन। और राष्ट्रकूटाज का जो था दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। और पालाज में गोपाला, गोपाला।
ये आपको फाउंडर्स याद रखने, नागभट्टवन ऐसे पूछ लेगा, नागभट्टवन एसोसिएटेड, पिछले शिफ्ट में ही पूछ रखा है ये। दंती दुर्ग, तो दंती दुर्ग है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से, पाला गोपाला, गोपाला पाला डायनेस्टी से याद रख सकते हैं आप ऐसे ही, ठीक है। बाकी खिलजी, तुगलक, लोधी ये सब दिल्ली सल्तनत के थे, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो खिलजी आए थे, फिर तुगलक आए थे, लोधी सबसे बाद में आया था जब बाबर के साथ युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी का 1526 में, पानीपत का युद्ध हुआ था। तो उस टाइम पे फिर मुगल जो एम्पायर है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। तो इतना ध्यान रखना है। पांड्या चोलाज ये आपके साउथ में मिलेंगे, संगम लिटरेचर के टाइम के हैं ये, जो संगम एज था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। इधर तो पालाज और देखिए चोलाज और पांड्याज जो थे तमिलनाडु में थे, इधर की साइड थे, और इधर केरलाज में थे चेराज, चेराज। संगम एज जो था फर्स्ट सेंचुरी से लेके और 6 सेंचुरी तक रहा था ये, 6 सी तक, ठीक है। वैसे थर्ड से जो है थर्ड बीसी से स्टार्ट हुआ था, बट इनका जो प्रोमिनेंट रूल था फर्स्ट से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी सी से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो सोलंकी हैं, परमार और चंदेलाज हैं, ये भाई पारतीहाराज से टूट के बने हैं बाद में, ये राजपूत रूलर्स, सोलंकी, परमार और चंदेलाज नॉर्थर्न इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी के बीच में ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल चल रहा था, ठीक है। इनके जो रूलर्स हैं उनका नाम भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चर्स ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस। तो ये फिगर दे रखा है, इससे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शोधकर्ता ने नाभिक के चारों ओर घनी दागदार जालीदार संरचनाओं का अवलोकन किया। तो ये कौन थे? तो ये थे कैमिलो गोल्गी। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। याद रखना है आपको, ऐसे पूछ सकता है डायरेक्ट नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है भाई, इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट का ध्यान रखना है, अलर्ट हो जाना है एसएससी वालों। करेक्ट रिगार्डिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आय के परिपत्र प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नॉट पूछ रहा है इसमें, तो नॉट में क्या है तो आपको बताना है। तो ये है इसका जो आंसर है वो है सेविंग एज वेल एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इंजेक्शन टू दी सर्कुलर फ्लो। तो ये ही सही नहीं है और सब सही हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, सेविंग एज वेल एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इंजेक्शन टू दी सर्कुलर फ्लो। नहीं, सर्कुलर फ्लो में नहीं है ये बाकी तीनों सर्कुलर फ्लो में है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, एक क्षेत्र की आय दूसरे का व्यय बनती है, बिल्कुल सही है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, एक परिपत्र प्रवाह में रिसाव इंजेक्शन के बराबर होते हैं। तो इन सर्कुलर फ्लो लीकेज आर इक्वल टू इंजेक्शन, बिल्कुल सही है। और वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह एक विपरीत दिशा में एक परिपत्र तरीके से चलते हैं। द रियल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो मूव इन अ सर्कुलर मैनर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो तीनों सही हैं ये स्टेटमेंट, लेकिन इन्होंने गलत पूछा है नॉट। तो नॉट में यही है जो सर्कुलर फ्लो नहीं है इनकम का। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज टाइपिकली फाउंड व्हेन अ मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड सच एज surface or a catalyst is saturated by the reactants is called order reaction। तो प्रतिक्रिया का प्रकार जो आमतौर पर पाया जाता है और जब प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे सतह उत्प्रेरक अभिकारकों द्वारा संतृप्त किया जाता है, वो किस क्रम की प्रतिक्रिया कहलाती है? तो वो जीरो ऑर्डर की प्रतिक्रिया कहलाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, डिक्टो पूछ सकते हैं आपसे नेक्स्ट एग्जाम में। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द संगीत नाटक अकादमी इज एट। तो संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1953 में। और ये क्या करती है भाई? ये जो क्लासिकल डांस हैं, क्लासिकल जो डांस हैं इंडिया में, ठीक है, उनको स्टेटस देती है क्लासिकल डांस का। डांसेस को 8 क्लासिकल डांस हैं, बाकी एक 9वां क्लासिकल डांस भी आया है, छऊ डांस। तो इसका जो क्लासिकल डांस का स्टेटस दिया है वो कल्चरल मिनिस्ट्री ने दिया है, कल्चरल मिनिस्ट्री ने, ठीक है। बाकी 8 क्लासिकल डांस हैं। तो तमिलनाडु का है, देखिए भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु, और कच्चीपुड़ी
कच्ची पूड़ी, इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आंध्र प्रदेश का कि भाई मैं कह नहीं सकता। बहुत ज़्यादा बार ये जो है क्लासिकल डांस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन्हीं 36 शिफ्ट में ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी एंड चल रहा है इस सीरीज़ का, तो मैंने तो काफ़ी ज़्यादा बार देखा है ये क्वेश्चन। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथकली और मोहिनी अट्टम तो ये हैं दोनों केरला में। और कथकली और कथक से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कथक है यूपी का और सतरिया ये है आसाम का। मणिपुरी ये है आपका मणिपुर। ठीक है, और इसके बाद है ओडिशी है भाई ओडिशा का, ओडिशा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना हमारे 8 टोटल क्लासिकल डांस। ठीक है, और बाकी 9वां है जो छऊ डांस है, ये वेस्ट बंगाल, ओडिशा और झारखंड में होता है, झारखंड। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा क्लासिकल डांस के बारे में। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है वो है न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है, जो संगीत नाटक अकादमी है। 1953 में ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी, 1953 में। तो यहाँ पे हमारे टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। भाई आपको अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, आपको क्लासेस कैसी लगी ये वाली क्लासेस, और इस सीरीज़ से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। बाकी आपको अगर क्लास पसंद आ रही हैं सारी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे कहूँगा आप फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पता नहीं कितनी क्लासेस आ जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। बेल आइकन को भी दबा लें, उसे क्लिक कर लें। ठीक है भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी इस चीज़ का ताकि फ़ायदा हो सके। और अपने जो आंसर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कितने जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सही गए हैं। ठीक है, अपना स्कोर ज़रूर बताएं और प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें। जितना आप ऐसे रिवाइज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका स्कोर जीएस का इम्प्रूव होगा। जीएस में डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक नहीं लेनी है पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू मैं सारे करा रहा हूँ, पीवाईक्यू के लिए बुक ना लें, सब्जेक्ट वाइज आप ले सकते हैं। बाकी पीवाईक्यू आपको सारे मिल जाएंगे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर और सीपीओ, सबके पीवाईक्यू कराऊंगा मैं लाइन से एक साथ। टेंशन मुझ पे छोड़ दें पीवाईक्यू की, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, अपना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि ये आग की तरह फैल जाए। हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है हमारा कंटेंट। ठीक है, क्लास का जो क्वालिटी है आप खुद ही देख सकते हैं। अगर आपने क्लास अच्छे से पढ़ी है, आपने इस सीरीज़ को फॉलो किया है, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है, जो नए जुड़ रहे हैं, तो आप अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पे ही हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है भाई, जय हिंद।